आराध्य भारत माँ, मंचासीन माननीय अध्यक्षा अतिथि प्रतिभा जी, विमला जी, प्रांत कार्यवाहिका कुंज बालाजी, तरुणी प्रमुख दीपाली जी, आदरणीय समिति की अधिकारी बहनें व आदरणीय संघ बंधु वर्ग एवं मेरी प्यारी युवती बहनें, मुझे मालूम है बहुत देर हो गई हम सबको बैठे हुए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए पहले तो। और ऐसा मत सोचो कि कोई भाषण करना है मैंने, क्योंकि भाषण में थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है ना। हम बात करेंगे, ठीक है? तो हम बात करेंगे तो बात करने के समय तो हमें जागना ही पड़ता है, तो ही बात हो पाती है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे युवा मन कैसा होता है, युवा मन को राष्ट्र चिंतन करना है तो कैसे करना है, क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए, थोड़ा सा विचार करेंगे। मैं जानती हूँ बालिकाएं बुद्धिमान होती हैं, हमारे देश की छोटी छोटी बालिकाओं ने भी, किशोरी युवतियों ने भी इतिहास रचा है, तो उससे हम सब भी पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, हमें भी जानकारी है। तो इसलिए मैं जो बात करने जा रही हूँ वो आप सबको अच्छे से समझ में आएगी, ये भी मेरा विश्वास है। तो भारत युवाओं का देश है, 65% युवा भारत में रहते हैं और उसमें भी ये ऐसा काल है हमारे मनुष्य जीवन का जिसमें मानव के अंदर जितनी निहित शक्तियां होती हैं वो इसी काल में पनपती हैं और इसी में उसका विकास होता है। जितने भी हमारे देश में सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय एवं तकनीकी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, उन सब में हम युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना? युवाओं का योगदान रहा है ना? मालूम है ना? इतिहास पढ़ते हो ना? हाँ तो जोर से बोलो, इतिहास में हमारा योगदान रहा है। तो युवा को क्या चाहिए? वो शीलवान हो, बुद्धिमान हो, पवित्र हो, बलवान हो और निस्वार्थ भाव हो, सेल्फलेस हो, तो वो देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए उपयोगी हो सकता है। अभी कुछ थोड़े वर्ष पहले की बात है, कुछ विचारक चिंतन कर रहे थे कि कभी कभी किन्हीं युवाओं को प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं, संसाधन भी नहीं है, शायद घर में बहुत अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था भी नहीं है और भी जो हमें साधन संसाधन चाहिए नहीं है, फिर भी वो युवा बहुत उज्जवल भविष्य लेकर निकलते हैं। और किसी के पास पूरे अनुकूल साधन है, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये क्या विषय है, क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाते? तो इसके लिए स्वयं पर हमको काम करना है, अपने बारे में जानना है, हम क्या हैं, मेरा परिचय क्या है, मेरा नाम क्यों है, क्या है ये, मेरी दिनचर्या कैसी है, अपनी दिनचर्या के बारे में क्या कभी हम सोचते हैं? और क्या कभी मेरे मन में सेवा भाव आता है, मैं जाकर के सेवा करूं? या मैं पुस्तकें पढ़ने के अध्ययन की रुचि रखती हूं, तो मुझे कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए? और ऐसे कई सारे विषय, मेरे गुण क्या हैं, मेरे अवगुण क्या हैं, मेरे प्रिय आइडियल कौन है, क्या कोई नायक नायिका, जो भी हीरो हीरोइन हम पसंद करते हैं, उनका आइडियोलॉजिकल चिंतन क्या था, राष्ट्रीय था या भौतिकवाद था, क्या चिंतन था? ऐसा हम अपने बारे में कभी बैठकर एकांत में विचार करें। और मैं एक प्रश्न पूछती हूँ आपसे, क्या हमने कभी 10-15 काम ऐसे लिखे अपने बारे में भी, मैं विजया, मैं रमा, मैं प्रभा, जो भी, मैं ये काम इस समय तक पूर्ण करूंगी, मेरे इस युवा काल से 10वीं से लेके ग्रेजुएशन तक, या ग्रेजुएशन से या 10वीं से एमए पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं अपने जीवन में ये उपलब्धियां करूंगी। ऐसा कोई है? आप में से हाथ खड़ा करो। कोई ऐसे किसी ने आज तक लिखा है ऐसा, मैं अपने जीवन में ये काम करूंगी? एक भी है तो हाथ खड़ा करो। एक ही है, 1-2 है, बहुत कम है, लिटिल बिट, 0.5% भी नहीं है। तो क्या हमको ये जरूरी नहीं लगता? अगर हम सोचेंगे कि मैंने फ्यूचर में क्या करना है और मैं उसको आज ही विचार करूंगी, तो ही मैं कुछ अच्छे से बन पाऊंगी ना। तो नो योर सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर सेल्फ, स्वयं को जानना सबसे पहले हमारे लिए
जरूरी है। फिर युवा को एक फॉर्मूला दिया गया है, एबीसी। एबीसी फॉर्मूला है युवाओं के लिए, ए फॉर एटीट्यूड, बी फॉर बिलीव इन योरसेल्फ एंड सी फॉर केयर ऑफ योर एनर्जी। सबसे पहले हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ओपन माइंड, ओपन हार्ट चीजों को लेना है। वेस्टर्नाइजेशन नहीं होना, लेकिन मॉडर्नाइजेशन होना है। मॉडर्नाइजेशन नहीं हुए बिना हम अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। तो एटीट्यूड पॉजिटिव हो। फिर उस लक्ष्य को जो हमने रखा है उसको पूरा करने के लिए मेरे अंदर, अपने अंदर बिलीव हो, कॉन्फिडेंस हो, और मेरे पास बहुत सारी ऊर्जा है। क्या मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, यूटिलाइज कर रही हूँ? मेरी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव वर्क में लग रही है या डिस्ट्रक्टिव वर्क में लग रही है? सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है। सो केयर ऑफ योर एनर्जी। अगर आज हम अपनी एनर्जी की परवाह करेंगे, ऊर्जा की परवाह करेंगे, तो हम अपने आप को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। 3A's, एक तो हमारे जीवन में एक्शन प्लान होता है। हमने कुछ योजना बनाई। युवा कैसे होते हैं? तीन तरह से सोचते हैं युवा। एक्शन प्लान तो है, कुछ करने की इच्छा तो है, लेकिन विजन नहीं है। तो क्या कैसे रहते हैं? ऑलवेज कंफ्यूजन में रहते हैं। लेकिन विजन है, एक्शन प्लान नहीं है। दृष्टि तो है, लेकिन एक्शन करना कैसे है, योजना बनाने नहीं आती। तो इमेजिनेशन में रहते हैं, कल्पना के जीवन में रहते हैं, कल्पना की दुनिया में रहते हैं। एक्शन प्लान भी है और विजन भी है। ऐसा परफेक्ट युवा, ऐसा युवा परफेक्ट युवा माना जाएगा। और ऐसा परफेक्ट युवा क्या करेगा? समाज के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करेगा। तो हमको कौन सा युवा बनना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? कौन सा रैंक? कौन सा रैंक? थर्ड रैंक, जो ट्रांसफॉर्मेशन लाए सोसाइटी में, नेशन में, सेल्फ में। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम होता ही युवाओं के पास है। एक्चुअली वी आर द बेस ऑफ नेशन, वी आर द फ्यूचर ऑफ नेशन। सो वी शुड थिंक अबाउट आवरसेल्फ। 100% परफेक्ट सोचना है अपने बारे में हमने। फिर हमको करियर बनाना है। हम सब पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ भी चुके होंगे, 30 प्लस भी होंगे जिन्होंने अपना करियर बनाया होगा। तो एक है धनिक युवा, एक है समृद्ध युवा। What is the difference between both of them? तो धनिक युवा क्या है? करियर बनाना है, छोटी छोटी प्रोग्रेसेस करते हैं, लाइक डिबेट पार्टिसिपेशन, लाइक डेक्लेमेशन पार्टिसिपेशन, सिंगिंग पार्टिसिपेशन, अभी हमने देखा डांस पार्टिसिपेशन, ग्रुप सॉन्ग पार्टिसिपेशन। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्रेसेस हम अपनी लाइफ में करते रहते हैं। लेकिन बड़ी अचीवमेंट तक हम तब नहीं पहुंच पाते जब हमारे सामने कोई बड़ा गोल हम नहीं रखते। लेकिन समृद्ध युवा क्या करते हैं? समृद्ध युवा अपने आप के सामने, अपने जीवन में एक बड़ा गोल रखते हैं, एक बड़ा लक्ष्य रखते हैं। क्योंकि एजुकेशन इज नॉट इनफ फॉर आवर होल लाइफ। केवल शिक्षा और शिक्षा से थोड़ा धन कमाना ये हमारे पूर्ण जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त है क्या? सिर्फ एजुकेशन की डिग्री ली और सिर्फ पैसे कमाए, खाना कमाया, पर्याप्त है? पर्याप्त है? नहीं है। तो समृद्ध होने का क्या मतलब है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर जी को जानते हैं हम? सब जानते हैं ना? सचिन तेंदुलकर जी की एक सप्लीमेंट्री प्रोड्यूस हुई थी। उसमें इंटरव्यूअर ने, उनके साथ जो पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने पूछा उनको कि आप तो गॉड ऑफ क्रिकेट माने जाते हैं, तो आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपने कैसे इतनी बड़ी अचीवमेंट की? उन्होंने कहा मैं 5 बजे उठता हूं। सामान्य लोग सामान्य सोचते हैं, सामान्य ही रह जाते हैं। असामान्य, असाधारण लोग असाधारण सोचते हैं, असाधारण हो जाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं। तो उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा मैं 5 बजे उठता हूं, 6 बजे मैं नेट अपनी ग्राउंड में होता हूं और मैं डेली 500 बॉल्स थ्रो करता हूं। कितनी? 500 बॉल्स थ्रो करता हूं। और मेरा डोमेस्टिक लाइफ जो है क्रिकेट की, वो 4 इयर्स है। भारत में मैंने 4 साल प्रैक्टिस, जो भी अभ्यास किया, और 20 साल मेरे जो है वो इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हैं। उन 24 साल में 6 बजे का क्रम एक भी दिन मैंने नहीं तोड़ा, एक भी दिन।
भटका, कभी कोई 0.005% ऐसा आया होगा। तो उन्होंने कहा उस दिन मैंने ये एनालिसिस किया अपने बारे में कि आज मेरे जीवन में कुछ नेगेटिविटी, कुछ कम हो गया है। तो इतना निरंतर अभ्यास मैंने किया। मैंने केवल क्रिकेट खेला नहीं, मैंने क्रिकेट से बात की, क्रिकेट खाया, क्रिकेट पिया, क्रिकेट सोया, क्रिकेट बात की, क्रिकेट को अपने अंदर एसिमिलेट कर लिया। लाइक मैं और क्रिकेट एक हो गए। इतनी साधना मैंने की है, इसलिए आज गॉड ऑफ क्रिकेट मुझे माना जाता है। और उन्होंने कहा मैं अपनी दिनचर्या 6 बजे बॉल थ्रो करने की प्रैक्टिस के बाद, जब मैं आने के बाद, उसके बाद भी मैं सारे, उन्होंने कहा अगर आप सेंचुरी और डबल सेंचुरी करते हैं फिर भी आप नेक्स्ट डे आते हैं प्रैक्टिस के लिए? उन्होंने कहा हाँ, डबल सेंचुरी करने के बाद भी मैं नेक्स्ट डे प्रैक्टिस के लिए आता हूं। तो फिर अपना व्हाट्सएप, अपना आपका तो इंटरव्यूज भी आते रहते हैं, आपके बारे में पेपर में आता रहता है, तो ये सब उन्होंने कहा मैं ये सब बाद में करता हूं। और हम क्या करते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, जितने बजे भी उठते हैं, हम तो उठते 6, 7, 8 बजे उठते होंगे, है ना? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल ओपन करते हैं। क्या करते हैं, फिर उसके बाद भी क्या ओपन करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, और फिर ये देखते हैं कितने लोगों का चैट आया, कितने लोगों का थंब आया, कितने लोगों का वाह आया, है ना? और 60-70 लोग हमें कोई अच्छा कमेंट भेज देते हैं तो हमारी दुनिया पार हो जाती है, हम बल्ले बल्ले हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा मैं अपने अभ्यास के पहले कुछ नहीं करता। और जबकि वो सेलिब्रिटी हैं, मैं और आप, हम तो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है। हम सेलिब्रिटी हैं क्या? नहीं है ना? तो हम अपना चिंतन करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हमको कैसे करना है। तो अपने जीवन को एक दिशा देना। एक छोटी सी बालिका, क्योंकि मैं देख रही हूं युवा वर्ग से थोड़े कम आयु की भी किशोरियां यहाँ पे बैठी हैं, तो एक एग्जाम्पल उनके लिए मैं दे रही हूं। भारत में केरल प्रांत है, केरल प्रांत में कोझिकोड जिला है। कोझिकोड जिला में एक 7th में पढ़ने वाली बालिका, उसने वेबसाइट बनाया। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मात्र 15 वर्ष पहले की बात है, 15-16 वर्ष पहले की बात है। उसने एक वेबसाइट बनाया और 15 साल की आयु में, ज्यादा 18 साल पहले की बात होगी, इससे ज्यादा पुरानी नहीं है। उसने वेबसाइट बनाया 7वीं क्लास में, और उसके बाद 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कंपनी की CEO बनी। CEO बनने के बाद उन्होंने अपने नीचे 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, 20 लोगों को रोजगार दिया। तो इतनी बड़ी उपलब्धि एक छोटी आयु में, कितना चिंतन, कितनी बुद्धि होगी और जागरूकता होगी, उन्होंने अचीव किया। हमारे राष्ट्रीय सेविका समिति की साहित्य में ये उदाहरण आया है। गर्व के क्षण में पुस्तक में हम ये उदाहरण पढ़ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। हमारे पास समय की सीमा के अंतर्गत हम बात करेंगे। फिर ऐसा हमारा मन, हमको समृद्ध होना है, लेकिन टैलेंट के साथ, संस्कारों के साथ। बिना संस्कार के शिक्षा ब्लाइंड है। शिक्षा की वैल्यू तब है पूरी जब हम उसके साथ संस्कार ग्रहण करते हैं, मैनर्स लेते हैं, एटिकेट्स लेते हैं, तब हमारी शिक्षा कंप्लीट होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था, भारत में स्त्री को शिक्षा की आवश्यकता है, भारत में स्त्री के पास संस्कार बहुत है, लेकिन बाहर की स्त्री को संस्कारों की आवश्यकता है। तो शिक्षित महिला हो भारत की और संस्कारी तो परिवार, समाज, राष्ट्र में परिवर्तन लाने के लिए वो सक्षम है। फिर हम एक बात करते हैं, इसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। वो मैं पूछती हूँ आपसे, कौन सी, क्या चीज की जरूरत है इसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन। क्या? डिटर्मिनेशन, प्रतिज्ञा चाहिए हमको। दूसरा हार्ड वर्क। क्या? हाँ, हार्ड वर्क, मेहनत करना है हमको। तीसरा एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स, दूसरों के अनुभव से, दूसरों के विचारों से भी हम ग्रहण करें। हमारे पास युवा होने के कारण एक्सपीरियंस कम है, हमारे बड़ों के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। हमारे पास जोश और होश दोनों होंगे तो हम एक पूर्ण विकसित युवा माने जाएंगे। तो दोनों प्रकार का अभ्यास हमको अपने जीवन में करना है। इसके लिए हमारे पास नीति, नियम, सिद्धांत। अच्छा,
अच्छा एक बात पूछती हूँ मैं, आपने कश्मीर फाइल फिल्म देखी है? किस किस ने देखी है? हाथ खड़ा करो। अरे बहुत कम लोगों ने देखी है ना। कश्मीर फाइल फिल्म तो हमने सबको देखने वाली थी। ठीक है, जिसने अभी नहीं देखी वो देखना, उससे हमारे अंदर एक और चिंतन प्रक्रिया आएगी। तो अपने जीवन में शिक्षा के साथ साथ अगर नीति नियम सिद्धांत नहीं है तो हम कितनी भी ऊंचाई पे चले गए, हम प्रोफेसर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, लेकिन हमारी लाइफ जीरो है अगर नीति नियम सिद्धांत हमारे जीवन में नहीं है। तो नीति नियम सिद्धांत का एक उदाहरण मैं बताती हूं आपको। एक बार एक ओल्ड मैन टिकट लेने के लिए गए। एक बूढ़े व्यक्ति स्टेशन पर टिकट लेने गए, उनको जर्नी करनी थी। तो जो टिकट वेंडर था ना, टिकट बेचने वाला था, वो उनको जानता था। टिकट वेंडर उनको देख के खुश हो गया कि मेरे परिचित हैं, और ऑफिसर ग्रेड के व्यक्ति थे वो बुजुर्ग। तो ये ऑफिसर मुझे जानते हैं। उन्होंने कहा मेरे पास एक्स्ट्रा बैगेज है, अधिक सामान भी है, तो उसका भी आप फेयर लो, उसके भी पैसे लो। तो टिकट वेंडर ने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं, और मैं इस स्टेशन तक जहां तक आपको जर्नी करनी है आधे रास्ते तक मैं भी जाने वाला हूं, कोई आपको पूछेगा नहीं, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? उन्होंने कहा ठीक है, उस स्टेशन तक तो तुम जाओगे, लेकिन मुझे तो और आगे जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उस स्टेशन से आगे मेरा गार्ड रहेगा, गार्ड एंड तक जहां तक भी आपकी जर्नी है, ट्रेन खत्म होगी वहां तक जाएगा, आपको फिर भी एक्स्ट्रा पैसे सामान के लिए देने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने बुजुर्ग ने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा मुझे वर्ल्डली जितने स्टेशंस हैं उस स्टेशंस के बियॉन्ड जाना है। इस संसार के जितने भी स्टेशंस हैं उसके बियॉन्ड जाना है। हु विल अकम्पनी विद मी? कौन मेरे साथ वहां तक साथ देगा? तो वेंडर ने क्या किया? वेंडर उनकी बात को समझ गया कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। उन्होंने कहा कि तुम अगर टिकट बेचने के लिए यहां बैठे हो, आपको किसने ये अथॉरिटी दी कि स्टेशन के जो पैसे, जो राष्ट्र की संपत्ति है, उसको आप बिना किसी कारण के किसी को फ्री करो? और शायद तुम यहां के लोगों को तो मूर्ख बना सकते हो, लेकिन भगवान को आप मूर्ख नहीं बना सकते। तो टिकट वेंडर को एक शिक्षा मिल गई, उसने अपोलोजाइज किया। यह है फंडामेंटल। हम भी बड़े होने वाले हैं, किसी ना किसी पोस्ट पे जाने वाले हैं। अगर हमारे जीवन में कोई सिद्धांत नहीं होंगे तो हम अपने आप से आंख नहीं मिला सकते, अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो आज का युवा भारत का फ्यूचर है, तो आज से ही उसको ये चीजें अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पढ़ते हो ना ये स्टोरी पढ़ते हो ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बट ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्रिंसिपल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्रिंसिपल। ऑनेस्टी हमारे जीवन का, हमारी भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, नीति नहीं है। हमारी नीति बदल भी जाती है, लेकिन सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, सिद्धांत को कभी क्वेश्चन नहीं होता। इसलिए ऑनेस्टी इज आवर बेस्ट प्रिंसिपल। फिर हम तो युवतियां हैं, किशोरियां हैं। आज एक बात हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आप सब समझदार हो, इसलिए मैं ओपन माइंड, ओपन हार्ट बात करने जा रही हूं। हम सबको अपने कौमारे की चिंता करनी है, अपने प्राणों को देकर भी अपनी पवित्रता की रक्षा करनी है, अपनी वर्जिनिटी को हमने सेफ रखना है। हम सब कोएड में पढ़ रहे हैं, हम सब समझदारी से बातें भी करते हैं, लेकिन क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है, ये पवित्रता हमारा गहना है, हमारा डायमंड है। क्योंकि डायमंड हम कहाँ रखते हैं? सेफ में रखते हैं। क्यों सेफ में रखते हैं? क्योंकि डायमंड इज वेरी वैल्यूएबल थिंग। सो लाइक दैट हम उतने ही वैल्यूएबल हैं और उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है। ब्रिटिश काल में, एक उदाहरण देती हूं अपने मतलब का ही। ब्रिटिश काल में एक राजा के राज्य पर ब्रिटिश का राइट हो गया। उन्होंने अपनी पसंद का एक राजा वहां पर निश्चित किया। जिस राजा को उन्होंने जीता था वो राजा मर गया। उसकी 2 कुमारी सुंदर बेटियां थी आपकी तरह। वो 2 सुंदर बेटियों ने क्या किया?
उनको उस राजा के पास ले जाया गया और राजा ने कहा आप हमें बहुत पसंद आई हैं, आप हमारे महल में सुख से कहीं भी रह सकती हैं। तो उस लड़कियों ने क्या किया, आप जैसी 14-15 साल की छोटी लड़कियां थी, उन्होंने राजा को कहा कि आपके सेनापति ने हमें सूंघ लिया है, आपके सेनापति ने हमें उपयोग किया, झूठ बोला अपने चरित्र को बचाने के लिए। तो राजा को लगा सेनापति ने मेरे साथ धोखा किया है, उन्होंने सेनापति को मार दिया। सेनापति मर गया तो इन दोनों लड़कियों की योजना थी, आप देखो छोटी सी उम्र में उन्होंने कितनी योजना बनाई। तो राजा का दाहिना हाथ कट गया, उसके बाद उन्होंने राजा को भी मार दिया और उसके बाद अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। ऐसा पवित्र भारत देश की स्त्री का रहा है, इसीलिए भगवान यहाँ पर आते रहे हैं जन्म लेके। और भगवान ने पृथ्वी पे अगर कोई देश चुना है आने के लिए तो कौन सा देश चुना है? आप सबको पता है कौन सा देश चुना है? भारत। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है ना, क्योंकि भारत को भी हमने अपनी माता माना है। अथर्ववेद में लिखा है ये कि हम सब भारत की पुत्र पुत्रियां हैं। क्यों? एक छोटा सा जीवन दृष्टि दृष्टांत है। छोटी विकसित दृष्टि होती है पशु पक्षी की। पशु पक्षी जब पैदा होते हैं तो अपनी माँ का दूध पीते हैं और तब तक उसको माँ मानते हैं जब तक उसके संपर्क में रहते हैं। लेकिन जब पशु अपने आप विचरण करने लगते हैं, पक्षी जब अपने आप उड़ने लगते हैं तो वो भूल जाते हैं उनकी माँ कौन थी। लेकिन मनुष्य के पास श्रेष्ठ विकसित बुद्धि है, इसलिए मनुष्य अपनी माता को पहचानता है। यहां तक कि अपनी माँ की हम सेवा करते हैं। अपनी माता कभी बीमार हो या असमर्थ हो जाए या बूढ़ी हो जाए तो भी हम अपनी श्रद्धा और अपना प्रेम जो है वो अपनी माता के प्रति रखते हैं, क्योंकि माता ने हमारे जीवन के विकास के लिए अपना समर्पण किया है, अपना जीवन दिया है। तो एक बायोलॉजिकल मदर ने, जिसने हमें जन्म दिया, हमारे लिए सब कुछ दिया, उस भारत माता ने हम सब के लिए कितना कुछ किया, जिसने हमारी माता के लिए भी किया, हमारे पिता के लिए भी किया। ऐसी बायोलॉजिकल माँ की अगर हम इतनी चिंता करते हैं, उसकी रक्षा की, उसकी स्वास्थ्य की, तो भारत माँ की रक्षा करने के लिए, भारत माता की चिंता करने के लिए हमें कितना विकसित होने की आवश्यकता है। ये भारत का पवित्र है कि हमने स्त्री को माता की संज्ञा दी है। बाकी कहीं पे इतनी बड़ी संज्ञा कहीं नहीं दी गई है। तो इस तरह के हमारे सिद्धांत हैं और हमें अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व के, हमारा चरित्र ही हमारा राष्ट्रीय चरित्र बनता है। तो अपनी भारत माँ, क्योंकि ये पुण्य भूमि है, देवभूमि है, हमने इस पे जन्म लिया है, इस पर से हमारा ऋण तभी चुकता होगा जब हम इसके लिए कुछ करेंगे। तो और सबसे बड़ी बात है, उससे भी ऊपर बड़ी शक्ति है, वो ईश्वरीय शक्ति है। उस ईश्वरीय शक्ति को आज विज्ञान अलग अलग तरीके से देख रहा है। विज्ञान उसको साबित करना चाह रहा है। ऊर्जा पदार्थ में, पदार्थ ऊर्जा में, अणु परमाणु में, परमाणु अणु में, ऐसे ऐसे शोध कार्य चल रहे हैं। हिग्स बोसोन की बात चल रही है, ऐसे बहुत सारे आप भी अपनी साइंस में पढ़ रहे हो। लेकिन उस शक्ति ने ही इस भारत को जन्म दिया है। भारत को जन्म मिला तो हमको जन्म मिला है। इसलिए शक्ति से विहीन और शक्ति से वंचित हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। एक उदाहरण देती हूँ, अमेरिका में बहुत सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हुए, तो 5 ट्रिलियन, नॉट मिलियन, नॉट बिलियन, 5 ट्रिलियंस का प्रोजेक्ट बना कि एक मनुष्य बनाना है। ऐसा उनमें चर्चा आई कि हम भी मनुष्य बना सकते हैं। ठीक है, बनाओ, तय हो गया मीटिंग में। तो अमेरिका के वो साइंटिस्ट ने मनुष्य बनाया, पूर्ण मनुष्य बनाया। पूर्ण मनुष्य बनाने के बाद, इतने बड़े एग्रीमेंट के बाद, वो मनुष्य आइसक्रीम नहीं खा सकता, आपकी तरह पिज्जा बर्गर नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि उसमें जोर से बोलो, उसमें जान नहीं थी। क्या वो डाल सकते थे? नहीं डाल सकते थे, क्योंकि वो उस शक्ति को ही अधिकार है,
वही हमें प्राण शक्ति डाल सकती है, संस्कार शक्ति दे सकती है। यह हमें अनुभूत करने की आवश्यकता है। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं ईश्वर से, जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना इज नॉट अ स्टपनी। गाड़ी चलाने वालों को पता है स्टपनी का क्या यूज होता है, मालूम है ना? एक टायर पंचर हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा टायर रहता है, उसको हम स्टपनी करके यूज करते हैं। तो प्रार्थना ईश्वर के आगे स्टपनी नहीं, प्रार्थना हमारा व्हील है जो हमें एंड तक अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। तो हम भगवान को मानते तो हैं, उस ईश्वरीय शक्ति को मानते तो हैं, श्रद्धा विश्वास, थोड़ी बहुत श्रद्धा भी रखते हैं, पर विश्वास तो जल्दी डगमगा जाता है। एक नायग्रा फॉल का उदाहरण है। एक रोप लगती है ना, ऐसे रोप, हम सबने देखा होगा वो खेल, वो लड़की डंडा लेके चलती है ना, उस पर कुछ कुछ करतब करती है वो लड़की, तो नायग्रा फॉल बोलते हैं उसको। वो रोप जब लगी होती है ना, तो उस रोप पे वो एक व्यक्ति जा रहे हैं, आ रहे हैं, डंडा लेके गए, फिर वो साइकिल लेके आए, साइकिल चलाई, फिर वो साइकिल लेने के बाद उसके ऊपर साइकिल पे फिर उन्होंने साइकिल पर बैठ के एक सैंडविच बनाया, टमाटर काटा, खीरा काटा, वो सैंडविच बना के वो सैंडविच खाया। उसके बाद फिर वो गए, फिर वापस आए, किसी को बिठा कर लेकर आए। ऐसा वो करते रहे, 2 3 4 5 करतब उन्होंने दिखाए। आप जैसे सब लोग देख रहे थे। तो देखने के बाद जब वो समाप्त होने को था तो उन्होंने दर्शकों से पूछा, क्या आपको ठीक लग रहा है? आपको लग रहा है कि मैं एक बार और ऐसे कर सकता हूं? तो दर्शकों ने क्या कहा होगा? हाँ, कर सकते हो। कैन आई डू वन मोर? तो क्या कहा उसने? यस यू कैन डू, आप कर सकते हो। फिर दोबारा उन्होंने पूछा, क्या मैं एक बार और ऐसे कर सकता हूं? आपको लगता है ऐसा? फिर उन्होंने क्या कहा? हाँ, आप कर सकते हो। फिर उन्होंने जोर से पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं सचमुच में ऐसा कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, आप कर सकते हो। फिर उसने क्या बोला होगा? Who would like to volunteer with me? कौन मेरे साथ आकर के इस कर्तव्य में हिस्सा लेना चाहेगा? तो आप बताओ क्या जवाब आया होगा? क्या जवाब आया होगा? कोई नहीं। वाई? क्योंकि उन्होंने देखा भी है कि वो कर सकते हैं, लेकिन देखा है, सब कुछ है, लेकिन विश्वास नहीं है। तो ऐसे हमारा भगवान पर पहले विश्वास बनाना है। जब हमारा विश्वास बन जाता है उस शक्ति पे, फिर हमारे जीवन में एक ग्रेट चेंजेस आते हैं। हमारे जीवन में ये हम अपने ऊपर अनुभव करेंगे। तो बड़े बड़े शोध हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे 50,000 पेपर्स गए हैं कि एक शक्ति जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, ऐसी एक शक्ति विद्यमान है, और उस शक्ति के आगे हम सबको सरेंडर होना ही पड़ता है। आज के युवा बहुत आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, लेकिन इन आर्ग्यूमेंट्स को जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें आंसर मिलता है, और जब जीवन में अनुभव करते हैं तो हमें आंसर्स मिलते हैं। मैं 1-2 बातें और कह के, क्योंकि मेरा समय भी समाप्त हो रहा है, बात समाप्त करूंगी। अभी वन महोत्सव चल रहा है, 1 जुलाई से शुरू हुआ है, 7 जुलाई तक चलेगा। सबको मालूम है? फॉरेस्ट फेस्टिवल चल रहा है ना? किस किस ने अपने जीवन में पेड़ लगाया है, कभी पौधा लगाया है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कल हमारी पर्यावरण गतिविधि की तरफ से भी हम 8 पेड़ लगा के आए हैं। तो पर्यावरण यानी प्रकृति, भूमि और ईश्वर एकात्म होते हैं जब, तो जीवन में चेंजेस आते हैं। तो इसलिए हमें प्रकृति से भी प्रेम करना है, पर्यावरण से भी प्रेम करना है, भूमि से भी प्रेम करना है, और तीनों को एसिमिलेट करके अपने आप के जीवन को ग्रोथ देनी है। एक छोटा सा उदाहरण, एक बुजुर्ग व्यक्ति पेड़ लगा रहे थे, उनको आप जैसे एक युवती ने पूछा कि बाबा आप पेड़ लगा रहे हो, आप तो खुद ही 70-72 साल के हो, आप आम के पेड़ लगा रहे हो, कितने वर्ष में बड़े होंगे, आम लगेंगे, आप कोई जीवित रहने वाले हो? तो उन्होंने आंसर दिया, क्या जिस पेड़ की छाया तुम लेते हो और जिस पेड़ के आम तुम और हम खाते हैं, क्या वो हमने लगाए थे? वो किसी ने लगाए थे ना। तो हमारा जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो, ऐसी उस भावना से उन बुजुर्ग ने उत्तर दिया। और रूस की हेलन पोत्रेना का तो एक कार्य ही था, वो वर्ल्ड टूर करती थी। वर्ल्ड टूर करते समय वो सीड्स रखती थी अपनी जेब में, जो वो बीज रखती थी फूलों के, रंग बिरंगे फूलों के, जहां जहां वो जाती थी वो बीज वो गिरते जाती थी। और उनको किसी ने पूछा, आप तो देखती नहीं, आप तो चली जाती हो बीज गिरा के?
उन्होंने कहा जब ये फूल खिलते हैं रंग बिरंगे, कोई तो इनको देख के प्रसन्न होते हैं, वह प्रसन्नता ही मेरी आध्यात्मिकता है, वह प्रसन्नता ही मेरा ईश्वर को नमस्कार जाता है। तो एक बात के साथ मैं बात को समाप्त करती हूँ। हम एंथोनी ने किसी ने एक बार पूछा कि विजन चला जाए, आंख चले जाने से और विजन चले जाने में क्या फर्क है? आंख चली जाती है तो उसकी सर्जरी हो सकती है, उससे थोड़ी हानि हो सकती है, लेकिन मनुष्य के जीवन में अगर विजन नहीं है तो वो समाप्त हो जाता है। विजन नहीं है तो वो उसका ह्रास हो जाता है। इसलिए हम अपने जीवन को कैसे बल प्रदान कर सकते हैं, अपने चरित्र को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, अपने जीवन में, आचरण में, विचारों को कितना ऊंचा स्थान दे सकते हैं, इस दृष्टि से अपने जीवन को, जैसे हमारा फ्यूचर बड़ा है, हमारा पास्ट छोटा है। कभी कभी हमसे जीवन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, हम उसी में घूम जाते हैं। तो कार का ही मैं एग्जांपल देती हूँ। कार में सामने वाली शीट कौन सी होती है? कांच की लगी विंडशील्ड बड़ी होती है ना, और साइड मिरर व्यू कितना होता है? इतना सा होता है, छोटा सा होता है, क्योंकि हम देखते हैं सड़क पीछे से जा रही है, कोई आ तो नहीं रहा, तो उसको छोटा रहता है साइज, और विंडशील्ड बड़ी होती है। तो हमारा फ्यूचर बड़ा है और पास्ट छोटा है। तो फ्यूचर बड़ा है, पास्ट निकल गया है, इसलिए पास्ट को सोचते ना रह करके मेरा फ्यूचर कैसे स्पार्क और ब्राइट हो सकता है, ऐसे मेरे देश का युवा अगर चिंतन करेगा तो हमारा देश जिस स्थान से अभी तक आगे पहुंचा है, इस स्थान से और अग्रसर होगे, जल्दी आगे पहुंचेगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ।